कर्ण कीर्ति शर्मा, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल पे एक बार फिर। और आज बात करेंगे पीएफआई की, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका एक विजन डॉक्यूमेंट या कंसेप्ट पेपर आप कह सकते हैं, पटना में पुलिस ने रिकवर किया है। उनके दो ट्रेनर्स वहाँ पे आए थे और उसमें से एक ट्रेनर जो है वो पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर भी था, झारखंड पुलिस का, मोहम्मद जलालुद्दीन। ये 5 और 6 जुलाई की बात है। और एक दूसरा इंडिविजुअल था वहाँ पे, उसका नाम है अथर परवेज। ये बेसिकली किसी ज़माने में सीमी का कार्यकर्ता था, अभी पीएफआई का है। और इसका छोटा ब्रदर एक बम ब्लास्ट केस में पकड़ा हुआ भी है, मतलब एस्टेब्लिश्ड टेररिस्ट वो है। तो ये जो दोनों इंडिविजुअल हैं, ये पटना पुलिस ने कहीं पे इनको कैप्चर किया, वहीं पे ये ट्रेनिंग पर्पज से आए थे। और उनके पास से ये जो विजन डॉक्यूमेंट है या कंसेप्ट पेपर जिसके बारे में आज सब लोग बात कर रहे हैं, तो ये पेपर इनके पास से रिकवर हुआ। आपने भी मतलब सर्विसेज में इतनी लाइफ देखी, मैंने भी देखी, तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, जब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है तो धीरे धीरे टाइम लगता है डेवलप होने में। लेकिन ये कंसेप्ट पेपर देख के या जो विजन डॉक्यूमेंट है इनका देख के ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा पुराना हो गया। तो अब इसका जो 4 पॉइंट इसने एक्चुअली इन्होंने लिखे हैं, जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज के, भाई ऑफ कोर्स विजन डॉक्यूमेंट है कि 2047 में इंडिया में हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, वो इनका प्लान है। तो इन्हें 4 एक्चुअली प्रेसिपिटेटिंग कॉज इन्होंने लिखे हैं। पहले तो उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम जो है इंडिया में वो सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज हो रहे हैं, वट एवर मे बी द रीजन, और गवर्नमेंट उनको बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं कर रही इवन ऑन द मैटर्स ऑफ शरीयत। ये उनका दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट उनका ये है कि जो हिंदुत्व की जो सेक्टेरियन फोर्सेज हैं, आरएसएस एंड ऑल दैट, दे आर गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें एक लीडरशिप क्राइसिस है। अब मुझे इसमें मीन्स जहाँ तक अगर आप डाटा देखो तो मुस्लिम्स डेफिनेटली मार्जिनलाइज हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने तो माइनॉरिटी के ऊपर इतना खर्च किया, बजट भी ऑलमोस्ट 1/3 तो बढ़ा ही दिया। उसके बावजूद भी इट इज़ ए फैक्ट कि मुस्लिम्स का जितनी संख्या है उसके अकॉर्डिंग उनको उतने एवेन्यूज या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे। अब इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आफ्टर ऑल पहला बात तो ये है कि जो मुस्लिम सिस्टमेटिकली या अपने आप में जो मार्जिनाइज हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर मैं आपका पहला कमेंट चाहूंगा। सर, अगर हम पीएफआई की बात से शुरू करते हैं, सर ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है 2006 में बना सर, और ये 3 स्टेट के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके बनाया गया, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। Initial years, it was mainly restricted to Karnataka and Kerala. Kerala was its main hub and Karnataka. But now with this document, it has come to the light. Now it has spread its tentacles to 22 states. In Assam, it is spreading in big way because Assam has got a big Muslim population. So it is spreading in mainly in Assam, and all other states like we found it in Bihar. It is already there in Bihar. Now, if you go through this vision document, sir, what they are saying, these 4 points which you have raised, they say that we have to tell Muslims that this is happening with them. Even if it is not happening with them, they want the Muslim population to believe that this is happening with them. They want that this government is RSS backed and they want to annihilate the Muslims. That is what they want to convey to the Muslims. Now, your point that Muslims are being marginalized, yes, definitely they are being marginalized. The main reason is that a large chunk of Muslim population still believes in sending their children to madrasas. When children go to madrasas at a young age of 5 years, they only about the Islam and jihadi mentality get developed. They don't want to read in proper schools where they can get education, where after that they can get good jobs. So if
Muslims are not getting good jobs, they are not educated. So ultimately what it leads to, they will be marginalized in the society. So main reason behind this marginalization is the madrasas which are operating in big number, and unfortunately state governments are funding these madrasas rather than thinking of closing them and asking Muslims to send their children to normal schools so that they can get proper education. If a child goes to a good school, he gets a good education along with students of various religions and various communities. Naturally, his horizon widens. He will definitely be looking for a better work culture in life rather than restricting itself to Islam only. So the Muslims are themselves responsible for this marginalization. Nobody else is responsible. आपकी बात बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मैंने आपने एक वीडियो पे देखा भी होगा, मेरी एक मुस्लिम लीडर से बात हुई थी, तो उसने बिल्कुल क्लियर कहा कि किसी ने हमें कहा नहीं कि भाई अपने बच्चों को आप एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या अच्छे वाले प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें ना भेजें। ये तो मुस्लिम कम्युनिटी खुद ही जिम्मेदार है, ही एक्सेप्टेड दिस फैक्ट। और ये भी एक फैक्ट है कर्नल कीर्ति शर्मा की इनकी जो लीडरशिप है ना, वो भी अपीजमेंट के चक्कर में, कुछ कांग्रेस ने भी उस तरीके से प्लान किया, फिर समाजवादी, फिर लालू, ऑल दीज पीपुल इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, इन्होंने ये एंश्योर किया कि एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के थ्रू इनको मैनिपुलेट किया जाए। और इनकी लीडरशिप जैसी है वो आपको पता ही है, वो पसमंदा और अशरफ वाला इशू भी है, अशरफ ने बाकी को मैनिपुलेट किया। तो ये तो एक पॉइंट होगी। लेकिन अब क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है और ऑर्गेनाइजेशन में एक इस्लामिक फ्लेवर आ गया, हमें तो भाई शरीयत चाहिए, हमें तो एक इस्लामिक रूल चाहिए। तो ये जो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट, ये सारे इश्यूज तो एक तरफ हो गए। अभी तो एज फार एज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, वो तो कहते हैं कि भाई 2047 तक हमें तो एक इस्लामिक स्टेट इंडिया में एस्टेब्लिश करना है, वो उनका ऑब्जेक्टिव है और ये उनका विजन डॉक्यूमेंट है। अब नेचुरली इसके लिए वो पॉलिटिकल पावर की भी ट्राई करेंगे, लोगों को टेरराइज भी करेंगे, इलेक्शंस भी जीतेंगे, मैनिपुलेट भी करेंगे। और जो सी सिचुएशन अभी आप देख रहे हो, तो उदयपुर वगैरह में जैसे भी हुआ है, तो उसे क्लियर कट पता चल रहा है ना कि किसी न किसी स्टेज पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक्टिव हो रहा है। और जो 4 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं, अब जब ये तो बात सही होगी कि 2047 फर्स्ट फेज में उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स को आप जो है यूनाइट कीजिए और मैक्सिमम रिक्रूटमेंट कीजिए। तो मेरा ख्याल ये है, जैसा मैं देखता हूं ना, कि अभी आपने देखा होगा राजस्थान की वायलेंस या महाराष्ट्र की या यूपी की, जहां पे भी आप देखो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपने जो टेंटेकल्स हैं वो फैला रहा है। अभी जो पटना वाला जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट में वो जो सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया, वो बेसिकली ट्रेनिंग वाला पार्ट था। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया हुआ था, पोटेंशियल रिक्रूट्स और प्रॉब्ली ऑलरेडी जो कैडर है उनका, और उनकी ट्रेनिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की। और तभी वो ऑब्वियसली पुलिस को वहाँ पे भनक लगी। अब दूसरी बात, जो सेकंड स्टेज, तो पहली स्टेज तो मेरा ख्याल ये है कि पहली स्टेज तो एक्चुअली ये काफ़ी हद तक क्रॉस कर चुके। अब ये दूसरी स्टेज में अब आप देखो, इसमें मास मोबिलाइजेशन होगा, वायलेंस का यूज करेंगे, सेलेक्टिव यूज ऑफ वायलेंस, लोगों को टेरराइज करेंगे। उदयपुर वाला इंसिडेंट अगर आप देखें, फिर एडवांस ट्रेनिंग करेंगे। ये जो ट्रेनिंग है ना चाकू की या तलवारों की, ये फर्स्ट स्टेज की ट्रेनिंग है। दूसरी स्टेज में एक्सप्लोसिव बम्स ये सब क्या वो करेंगे। और अब जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये कहते हैं कि सेकंड स्टेज में हमें मैक्सिमम यूज करना है नेशनल फ्लैग का, कॉन्स्टिट्यूशन का, अंबेडकर का, यानी कि कवर अप जो है वो इनसे होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, जिससे लोगों को आपका इंटेंशन पता ना चले। अब इसमें अगर आप देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ये भी है कि जो SC, ST और OBC, इन तीनों को भी अपने साथ लेके आना है। तो एक सिग्निफिकेंट चंक जो है पॉपुलेशन का, दैट दे वांट टू अट्रैक्ट। अब जो NTCA एजिटेशन हुआ, उसके बाद फार्मर्स एजिटेशन हुआ, NTCA इन पर्टिकुलर अगर आप देखो, वहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशल मीडिया का जैसा यूज है। और उसमें फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक लीडर भी पकड़ा गया। शाहीन बाग वाला जब इंसिडेंट था, उसमें एक लीडर था जिसके पास
ही ब्रॉट ऑलमोस्ट द अमाउंट ऑफ 1 करोड़ देयर, उसके अकाउंट का भी एक्चुअली हुआ था। और दूसरी स्टेज में ये इन्फिल्ट्रेशन भी गवर्नमेंट मशीनरी में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और ऑफ कोर्स फंडिंग इस्लामिक कंट्री से, ये इनकी सेकंड स्टेज है। तो अगर हम इस डॉक्यूमेंट को देखें तो हम इसको काउंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये स्टेप्स हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए, सोसाइटी को डिस्कस करने चाहिए। गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, अब सोसाइटी की जब बात करेंगे तो उसमें मॉडरेट मुस्लिम्स भी आ जाते हैं, अब कैसे इसको हम, हाउ कैन वी मैनेज दिस शो, कि अगर ये इनका विजन डॉक्यूमेंट अपने आप में एक रियलिटी है, तो जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है या इंडिया की गवर्नमेंट है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शंस दे शुड एंड दे कैन टेक। सर, पीएफआई को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अकेले मुस्लिम पॉपुलेशन के बल पर शायद वो एक ऐसा पार्टी ना बना पाए जो कि भारत में इलेक्शंस जीत पाए। उनके जो 2047 में इस्लामिक स्टेट बनाने में एक बहुत बड़ा उनकी थिंक टैंक इज थिंकिंग कि इफ दे कैन विन इलेक्शंस इन स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, they can have more effective way of developing the Islamic State. So they realize that which are the sections of Hindu society which we can break from Hindus and merge with the Muslims to achieve their goal. Now, despite successive Indian governments doing their best to uplift the SC/ST population, still there are some discontent in SC/ST populations. Though I personally feel that there is no longer untouchability or lower class thinking in Hindus about the SC/ST. Maybe in rural areas it might be existing, but definitely not in smaller towns, bigger towns, and bigger cities. There is nothing like that. Feeling is not there. They want to exploit this feeling of SC/ST. If you remember when Hathras incident took place where a Dalit girl was raped and killed, one of the PFI journalists was arrested, Kapil Siddiqui, along with two other of his districts. They were going to Hathras with the basic purpose of exploiting the Dalits so that they can incite them to tell against the Hindus. They want to project themselves as brothers of Dalits and OBCs so that they can vote for them. Now, social media is a very good tool in spreading these kind of messages to a large section of population. Now, mobiles are popular even in smaller towns, villages, so people do see these documents. If we can tell there are only 2 universities in India that don't have reservation for Dalits, these 2 are Muslim universities. That is the Aligarh Muslim University and Jamia Islamic. These are the 2 universities in India which do not give reservation to Dalits. ये कर्नल कीर्ति, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कर्नल कीर्ति, एक्चुअली ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो 2 यूनिवर्सिटीज हैं ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं देती। बिल्कुल सर, ये जो भी पढ़े लिखे लोग हैं सर, उनको ये मैसेज स्प्रेड करना चाहिए कि why there is no reservation for Dalits in Jamia Millia and Aligarh Muslim universities, because these are Muslim universities. They don't want to promote these SC/ST, but they only want to create an impression amongst them that they are with them so that they can vote for them. So this is ये हम सबका रोल है, इसमें हम सबको ये काम करना पड़ेगा कि इस तरह के मैसेजेस जहां भी फ्लोट होते हैं, अगर आप देखो बहुत सारे मैसेजेस आजकल फ्लोट होते हैं जिसमें वो ब्राह्मणों के लिए बोलते हैं। अगर आप याद करो हमारे ग्रुप में भी एक मैसेज इस तरह से आया था, एम इज व्हाट, एम इज टू स्केयर द SC/ST पॉपुलेशन एंड OBC पॉपुलेशन के ऊंची जात वाले अपना चला रहे हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट का भी हिस्सा है कि RSS केवल ऊंची जात वाले हिंदुओं को प्रमोट कर रहा है। इस विजन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, ये उनको बताना है। ये दे वांट टू टेल मुस्लिम्स, दे वांट टू टेल SC/ST एंड OBCs के RSS is promoting only upper caste Hindus, whereas Modi himself is an OBC.
करण कीर्ति, एक बात है ना So इसमें, this we need to tell. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली आपने बताया, ये जो एएमयू और जामिया मिलिया का, इसमें एक चीज बिल्कुल चेक करने वाली है कि इनके यहाँ जो पसमंदा मुस्लिम्स हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन है क्या। दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, क्योंकि जो पसमंदा मुस्लिम्स हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स में कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट का जहाँ पे रिजर्वेशन है वी शुड बी पार्ट ऑफ दैट। चेक करने वाली बात है। और दूसरा जो आपने एक पॉइंट कहा ना कि जो फॉल्ट लाइंस हैं हिंदूज की, स्पेशली शेड्यूल कास्ट और ओबीसी वाला, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। एक डॉक्टर मोई पीरजादा है, वो बेसिकली पाकिस्तान का एक वो यूट्यूबर है, अच्छा खासा जर्नलिस्ट है, रेपुटेशन है अच्छी खासी उसकी। उसमें उसने कहा कि जो मराठाज हैं और जो राजपूत हैं, नाउ लुक एट इट, मराठा और राजपूत दे आर नॉट बेसिकली पार्ट ऑफ हिंदूज, दे हैव एक्चुअली माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। यू नो, आप समझ सकते हो इंटेंशन क्या है। इंटेंशन ये है कि बिल्कुल सर। क्या, हाँ, जो हमारी जो मतलब, हालांकि ये कंसेप्ट काफी हद तक देखो हमें सबको मालूम है कि ये जो मार्शल क्लास वाला और उस तरह के जो कंसेप्ट हैं आजकल काफी हद तक वो मॉडिफाई हो चुके हैं और इंडियन आर्मी ने कई बार उसको प्रूव भी किया है। लेकिन जो इंटेंशन आप समझ रहे हो, इंटेंशन ये है कि जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, क्योंकि मराठा जो किया है, जाए सर। हाँ, क्योंकि मराठा जो राजपूतों ने कई बार मुगलों की और बाकी लोगों की पिटाई की, तो इसलिए दे वांट टू शो ऑफ कि भैया हम जो पिटे हैं वो बेसिकली ऐसे लोगों से पिटे हैं जो बेसिकली हिंदूज नहीं है, यू नो और उनको एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करने का पर्पज रहता है। बहुत ही अच्छे। अब इसमें जो इनका जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में ऑफ कोर्स पहले ये दे विल लुक फॉर द पॉलिटिकल पावर, जो आपने पॉइंट बताया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी इनसे अलायंस करने के बाद अब कहते हैं कि जब हमारे पास इतने सिग्निफिकेंट नंबर्स आ जाएंगे तो उसके बाद वी विल गो फॉर द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, उसके बाद हम अपना जो रूल्स रेगुलेशंस लेके आएंगे और आरएसएस और बाकियों में स्प्लिट लेके आएंगे, फिर हम एडवांस ट्रेनिंग करेंगे और दैट टाइम मिलिटरली वी विल बी रेडी। दो दे हैव क्लेम्ड कि जो पुलिस में और आर्मी में भी हमारे ही लोग भर्ती होंगे, दैट हैज टू बी बिफोर द फाइनल जो राउंड होगा, उसमें वो कहते हैं कि उसमें वायलेंस भी होगी और वी हैव टू गेट रेडी फॉर दैट विद ट्रेनिंग एंड अदर दैट। और जब ये सब हो जाएगा तो जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो मुस्लिम्स का एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाएगा। यानी कि जो मुस्लिम्स के बाकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सब जैसे ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमात इस्लामी हिंद है या इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन सब खत्म हो जाएंगे। तो मुझे एक चीज मैंने आई हैड ए चांस टू सी द कंसेप्ट पेपर और विजन डॉक्यूमेंट ऑफ 1 or 2 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कई बार हत्थे चढ़ जाते हैं, आपको पता ही है। तो लगभग उसी तरीके का ये डॉक्यूमेंट मुझे लगा, बट एक चीज आपको नहीं लगती, जो डॉक्यूमेंट की आप ड्राफ्टिंग देखो, जो इंग्लिश देखो, जो प्लान देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि काफी एजुकेटेड लोग या काफी ऐसे लोग जो मतलब जानते हैं चीजों को, एक रास्ता तय कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, गलत डायरेक्शन में ही सही, ऐसे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं? एसोसिएटेड के लोग हैं, बिकॉज अगर आप डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज देखें तो ये कोई अनपढ़ या बीच के पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज नहीं है, काफी पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज है। मे बी जो पढ़े लिखे कुछ एडवोकेट्स हैं, दे माइट बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं इसमें एक, अगर आप इसका जो फर्स्ट फेज था इस विजन डॉक्यूमेंट का, वो है कि दे वांट टू शो कि मुस्लिम्स को ये बताना चाहते हैं कि उनकी बहुत सारी ग्रीवेंसेस है, कि भारत में उनको बहुत परेशानी है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनको ट्रबल किया जा रहा है। इस बात को मैं लिंक करना चाहूंगा जो उपराष्ट्रपति भारत के थे हामिद अंसारी, उनका एक फेमस स्टेटमेंट एक आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि भारत का मुसलमान डरा हुआ मुसलमान। तो ये अगर आप देखो तो इसके फर्स्ट फेज से बहुत ज्यादा लिंक करता है ये स्टेटमेंट। भारत का मुसलमान अगर डरा हुआ होता तो क्या वो उदयपुर में एक टेलर की गर्दन काट सकता था, या अमरावती में एक केमिस्ट की गर्दन काट सकता था, या फ्राइडे को नमाज पढ़ने के बाद हर एक शहर में, उत्तर प्रदेश जैसे शहर में जहां पर की योगी का बड़ा सख्त शासन, फिर भी वो 3-4 जिलों में पत्थरबाजी कर सकता था? कोई भी डरा हुआ समाज इस तरह की घटना नहीं कर सकता।
मेरा कहने का मतलब है कि जो बहुत ही ऊंचे पद पे लोग बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं इस कानून का एक हिस्सा है। जो ये सोच है इसका एक हिस्सा है। वो मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते हैं। जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ओबीसी है, कहीं पर कोई और मुस्लिम की पार्टी है, उस सबको वो एक करना चाहते हैं। पीएफआई ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। इसमें जो 2016 के केरला के इलेक्शंस हुए उसमें इसने इलेक्शंस लड़े और बहुत ज्यादा परसेंटेज वोट नहीं मिले। तो बेसिक इनका आइडिया ये है कि जो एसडीपीआई है इसके लोगों में इसको ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जाए और ओबीसीज और एससी एसटीज को लेके ये इलेक्शंस जीते। जब ये इलेक्शन जीतेंगे तो ये चाहते हैं कि जो भारत का जुडिशियल सिस्टम है, जो भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो भारत का पुलिस फोर्स है और जो आर्मी है, इन सब में ये अपने लोग भर्ती करें, जिससे कि इनको फेवरेबल डिसीजंस इन जगहों से मिल सके, जुडिशियल सिस्टम से मिल सके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से मिल सके। एंड फोर्थ फेज भी ये चाहते हैं कि जब इन सब में हमारे लोग भर्ती हो जाएं तो हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें, शरीयत के ऊपर बेस्ड हम कॉन्स्टिट्यूशन लाएं और उसके बाद हम भारत में इस्लामिक स्टेट बनाएं। और इस कार्य में उन्होंने बोला है कि उनके बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में भी एसोसिएशन है जो उनको पैसे से और इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाने में मदद कर सकते हैं। खासतौर पे उन्होंने टर्की का नाम लिया हुआ है। तो अगर आप देखो तो ज्यादातर जो आज भारत में आज वर्ल्ड में 57 मुस्लिम देश हैं, 57, most of these countries were not Muslim countries earlier. These were of different communities. They were secular countries, some were Christian communities, some were Parsian communities. Gradually, what Muslims did, they overtook the local population in terms of their numbers. Or through violence, like the second phase, and through violence they converted them into the Muslims, and ultimately all these 57 countries become Islamic countries. So they want India to become 58th Muslim country. So we have to be aware about it. We have to spread this message across to the wider section of society, to each and every individual, that this is what their intention is, and we must stop this. At this next, I'm surprised why government is not banning PFI. वो कर्ण कीर्ति क्या होता ना, गवर्नमेंट बैन तो कर सकती है, इट्स नॉट ए बिग डील। पहले सिमी को भी बैन किया। कई बार जब आप बैन करते हैं तो बैन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस को एट पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा होता है कि अगर आप बैन करें तो वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। एक स्टेज है जहाँ पे आपको बैन करने से फायदा है। अब आपने इतनी सारी जो बातें कही, इसमें दो बातें हैं। एक तो दे रियलाइज कि दे आर नॉट इन मेजोरिटी, तो इलेक्शन के थ्रू थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट लग रहा है, तो वहाँ पे फिर वो वायलेंस यूज करना चाहते हैं। वहाँ पे फिर वो टेरराइज करके, अब देखो आपने उदयपुर वाला केस देखा, कितने लोग टेरराइज हुए। तो यही बात अगर आप इलेक्शन के टाइम पे कर लें, भाई हर एक स्टेट में योगी तो है नहीं, तो अगर आप यही बात इलेक्शन के टाइम पे कर लें, आप 10 आदमियों को कर दें, उनको एलिमिनेट आप कर दें, उनके वीडियो आप किसी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फैला दें और फिर बताएं कि भैया कि आप तो वोट ही नहीं डालने जाओगे। माई पॉइंट इज कि हमारे सिस्टम में, मैं कहता हूं कि पहले जितना वीक सिस्टम नहीं है, फिर भी वल्नरेबिलिटी है। तो सोसाइटी और कम्युनिटी के लेवल पे एक प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म या अपनी बात को स्ट्रांगली रखने की मैकेनिज्म जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, अब उन्होंने टर्की का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन आपने देखा होगा एक पाकिस्तानी जो ब्रिगेडियर साहब है, जिसका मेरे साथ ट्विटर पे हुआ था, तो उसने कहा था कि अनदर नेशन इज कमिंग, इट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो कहीं ना कहीं ISI का और ये जो दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक डेफिनेट रोल है। अब टर्की का जो नाम लिया, लेकिन जो टर्की के पास तो इन्फ्लेशन रेट आज की डेट में 70% एंड अबव है, उसकी तो हालत खुद पतली है। अरब नेशंस का नाम नहीं लिया। अब अरब नेशंस की आज क्या सिचुएशन हो रखी है, दे आर गेटिंग फ्रेंडली विद इंडिया। रीजन ये है कि भाई इंडिया उनको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मार्केट मिल रहा है। आप लखनऊ का लुल्लू माल देखो या बाकी जगह उनका जो प्लान है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आइदर वायलेंस और थ्रू
डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या है, जो भी उसके लूप होल्स हैं, आप ओबीसी को ले लीजिए, एससी को ले लीजिए, एक वायलेंस का, टेररिज्म का एक कॉकटेल बना लीजिए और उसके थ्रू आप इलेक्शन जीत जाइए। वो अंसारी कैसे जीत रहा था भाई? अंसारी कैसे जीत रहा था? हर बार इलेक्शन वहां से कोई उसके अगेंस्ट में खड़ा ही नहीं होता था, जो खड़ा होता था वो हार जाता था, एज सिंपल एज दैट। तो ये एक जब कॉकटेल आप हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बना दोगे तो उनको फिर वायलेंस का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो भला हो योगी का कि उसने एक ऐसा मॉडल दे दिया, या मोदी जी ने, ठीक है, हमारा तो मतलब इंडिपेंडेंटली अगर हम एनालाइज करें तो सिंपल है कि भाई उन्होंने एक ऐसा मॉडल दे दिया कि जहाँ पे आपका टेररिज्म काम नहीं कर रहा। बट इवन देन यू हैव गोट स्टेट्स लाइक राजस्थान, जहाँ पे गहलोत की सरकार है और वो बिल्कुल एमनेबल है। माई पॉइंट इज कि ओवरऑल एक कॉकटेल ये ट्राई कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव की, टेररिज्म की, मर्डर की, एससी, एसटी, ओबीसी सबको मिला के, और फिर विक्टिम कार्ड आप खेलिए, जहाँ पे सोशल मीडिया का आप यूज कीजिए, विक्टिम कार्ड खेलिए। तो पॉइंट ये है कि जो सोसाइटी में जो जेन्यून लोग हैं, और ऐसा नहीं कि जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं वो इनसे परेशान नहीं है। पीएफआई कहता है कि फोर्थ स्टेज में आके हमें जो है, मतलब हम एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव बने, और जो पूरी जो लीडरशिप है, मुस्लिम लीडरशिप, वो हमारे अंडर में हो। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इस तरीके से जब आप करेंगे तो 2047 तक हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। तो अब बात आई कि सोसाइटी का क्या रोल है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रो इंडिया हैं, और जो नेचुरली हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे, किसी हालत में नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे इस्लामिक स्टेट बने, तो वो कैसे इसको काउंटर करेंगे? और स्पेशली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, इन सब के बारे में क्या कहेंगे आप? भारत में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि हिंदूज का है, या मैं अगर हिंदू ना बोलूं तो एक कॉमन बहुत बड़ा सेक्शन है जो ये दिखाना चाहता है कि हम बड़े मॉडर्न हैं, हम बड़े एडवांस्ड हैं, हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं। जो सेक्युलरिज्म, जिस सेक्युलरिज्म में वो बिलीव करते हैं वो सेक्युलरिज्म नहीं है, वो अपीजमेंट है। वो इस अपीजमेंट को सेक्युलरिज्म मानते हैं। कांग्रेस का सेक्युलरिज्म क्या है? कांग्रेस का सेक्युलरिज्म हर स्टेप पे मुस्लिम अपीजमेंट। आज की तारीख में हर एक स्टेट जो मदरसे चल रहे हैं उनको पैसा दे रहा है, जो मस्जिदों के मौलवीज और जो अजान लगाने वाले हैं उनको पैसा दे रहा है। क्यों? ये पैसा क्या मुस्लिम्स का पैसा है? नहीं, ये मेनली हिंदूज का पैसा है जो सरकार ने टैक्स के तौर पे कलेक्ट किया और इनके धर्म को बढ़ावा देने के लिए वहां दिया जा रहा है। ये जो दिखाने की प्रथा है, जिसमें कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम बहुत मॉडर्न हैं। अगर आप देखो, मेरे को बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि जितने भी मुस्लिम्स हैं, जब उनके केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, they get bail, they get favorable decision at very early। अगर आपको रिसेंट एग्जांपल देखना है तो आप मोहम्मद जुबैर का, जो ALT न्यूज वाला बंदा, उसका आप देखो, उसके केस चल रहे हैं कहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दे देता है। अभी परसों दिल्ली के कोर्ट में क्या, दिल्ली कोर्ट ने उसको बेल दे दिया। कहते हैं कि जी इससे क्या हुआ? बोला जी अगर उसने ट्वीट किया तो आप ये बताओ कि जी कितने लोग उस ट्वीट से अफेक्टेड हुए। बोला सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है उनको कि भाई ट्वीट तो कर दिया, लेकिन आप पब्लिक से, मतलब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पब्लिक से स्टेटमेंट लेने जाए कि भाई कितने लोग इस ट्वीट से अफेक्टेड हुए। दूसरी तरफ मुकुल शर्मा के बयान पे वही सुप्रीम कोर्ट के जज बोल देते हैं कि जी आपका ये स्टेटमेंट ही ये पूरे उस झगड़े की वजह है। मतलब आप डिफरेंस देखो दोनों में। एक तो वो बोल रहे हैं कि जो ट्वीट तो कर दिया, इस ट्वीट से कितने लोग अफेक्टेड हुए, मतलब वो जानना चाहते हैं कि आप हम परसेंटेज बताओ कि कितने लोग अफेक्टेड हुए, किसने आपको बोला कि हमें तकलीफ है। दूसरी तरफ मुकुल शर्मा के केस में वो नहीं जानना चाहते, उसमें वो बोलते हैं कि जी जो कुछ भी हो रहा है भारत में आज की तारीख में वो मुकुल शर्मा के स्टेटमेंट की वजह। सेम सुप्रीम कोर्ट। तो आप ये देखो कि कितना वाइड वेरिएशन है इस चीज के लिए। ये एक सोच बनी हुई है कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो लोग हमको ये मानेंगे कि हम मॉडर्न। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे तो हमें लोग बैकवर्ड समझेंगे, हमें लोग समझेंगे कि जी हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं क्योंकि हमारी मेंटेलिटी कुछ
मैं ये कहता हूँ कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भारत में एक सही सेकुलरिज्म चाहिए, जिसका मतलब ये होता है कि हर धर्म को बराबर का अधिकार मिले, किसी को भी एक्स्ट्रा फेवर ना किया जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो। भारत में माइनॉरिटीज को फेवर किया जाता है और उस फेवर करने की वजह सिर्फ वोट बैंक है और कुछ भी नहीं है। ये एक कांग्रेस ने इस देश में 70 साल से ये चलाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती है। तो जो जस्टिस पारदी वाला है, उनका एक स्टेटमेंट भी आया, उनका एक सोशल मीडिया पे एक कमेंट भी आया, लेकिन मेरे को पक्का ये है कि उनके में दिमाग नहीं आया होगा कि जो हमने बोला वो गलत बोला। इस तरह की जब सोशल मीडिया पे अवेयरनेस स्प्रेड होती है तो उससे बहुत वाइडर रेमिफिकेशंस होते हैं, लोग देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और उससे लोगों की मेंटेलिटी चेंज होती है। तो जो भी सोशल मीडिया पर पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मैं आपको देखता हूं कि आप अच्छे से कोई ट्वीट करता है उसका जवाब देते हो, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस तरीके की बात सामने लाके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि हमें ट्रू सेकुलरिज्म चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, हम ट्रू सेकुलर कंट्री चाहते हैं इंडिया को। आई थिंक कल कीर्ति दैट इज अ वेरी फेयर रिक्वायरमेंट। अगर हम इस कंट्री को एक ढंग से हमने गवर्न करना है, जो कि आई एम वेरी श्योर प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग दैट ओनली। जो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी वाला पार्ट है ना, जो पुलिस, आर्मी, जुडिशरी, इन लोगों को भी इस खतरे से एक तरीके से वाजिब होना पड़ेगा कि भैया ये विजन डॉक्यूमेंट है, दिस इज हाउ यू कैन बी सबवर्टेड, व्हाट प्रोटेक्टिव मेजर्स यू आर रिक्वायर्ड टू टेक। मीन्स हर एक लेवल पे ऑल दोज मेजर्स दे हैव टू बी टेकन। कर्ण कीर्ति, थैंक यू सो मच, इट हैज बीन ए प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू, और इस विषय पे आगे भी बात करेंगे। Thank you very much, sir. Thank you, sir. I also enjoyed discussing this issue because I feel it's an issue of national interest, and we should naturally promote such talks so that more and more people can become aware about what is happening within the country. Absolutely, absolutely. Like this conversation. Thank you so much. I will see you in next video. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।